भारत का इतिहास केवल तारीखों और युद्धों का संग्रह नहीं, ये उन व्यक्तित्वों की यात्रा है जिन्होंने एक बिखरे भूभाग को एक साम्राज्य में बदल दिया। छोटे छोटे जनपदों से, टूटे हुए राजनीतिक संतुलन से, बार बार बदलती सत्ता से ऊपर उठकर उभरता है एक दौर, मौर्य एम्पायर का दौर। यही जन्म हुआ चाणक्य की नीति का, चंद्रगुप्त की शक्ति का, बिंदुसार की स्थिरता का और अशोक की करुणा का। ये कथा है सिर्फ एक साम्राज्य की नहीं, बल्कि उस विचार की जो भारत को पहली बार एकता में बांधता है। चलो समय के पन्नों को पीछे पलटते हैं। युद्ध भूमि, राजसभा, गुप्तचर जाल और शांत महलों की गलियों से होते हुए उस युग में पहुंचते हैं जहां इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जा रहा था, घड़ रहा था। मौर्य एम्पायर, भारत का पहला महान संगठित साम्राज्य। मौर्य एम्पायर से पहले भारत वैसा नहीं था जैसा हम आज कल्पना करते हैं। ये एक विशाल उपमहाद्वीप जरूर था, पर एक एकीकृत राष्ट्र नहीं था। राज्य बहुत थे, सीमाएं अस्थिर थी और सत्ता बिखरी हुई थी। उत्तर में छोटे जनपद, पूर्व में कबीलाई नियंत्रण, दक्षिण में स्वतंत्र राज्य और पश्चिम में विदेशी प्रभाव बढ़ रहा था। हर क्षेत्र का अपना राजा, अपना नियम, अपनी सेना, यहां तक कि अपनी मुद्रा। यानी भारत एक शरीर था, पर अंगों में एकता नहीं थी। राजा एक दूसरे से युद्ध करते थे, कभी भूमि के लिए, कभी कर के लिए, कभी सिर्फ शक्ति दिखाने के लिए। जनता थक चुकी थी, बेचैनी, असुरक्षा और निरंतर कर वसूली। शांति कहीं नहीं थी, स्थिरता नाम की चीज नहीं। इस बिखरे भारत में एक राज्य लगातार मजबूत हो रहा था। मगध, आधुनिक बिहार। यहां की भूमि उपजाऊ थी, नदी तट व्यापार को बढ़ाते थे और सेना संगठित थी। मगध के पास था गंगा का तट, लोहे की खदानें, हाथियों की बड़ी संख्या, युद्ध के लिए सबसे महत्वपूर्ण। इसीलिए मगध धीरे धीरे बाकी राज्यों पर हावी होने लगा। पर शासन में कठोरता थी और जनता के बीच दूरी भी। इस समय भारत के पश्चिमी हिस्से पर विदेशी नजरें भी टिक चुकी थी। अलेक्जेंडर, सिकंदर की सेना भारत की सीमाओं तक पहुंच चुकी थी। उनकी आक्रामकता ने शासकों को जगा तो दिया, पर एकता फिर भी नहीं बनी। ये सब देख भारत पर एक सच्चे नेतृत्व की जरूरत और स्पष्ट हो गई। ऐसा नेतृत्व जो बिखरे राज्यों को जोड़ सके, सीमा की रक्षा कर सके और एक स्थिर राष्ट्र बना सके। यही वो काल था जब भारत राजनीतिक रूप से अस्थिर था, पर एक नए शासक के आने की तैयारी में भी था। हर ओर संघर्ष था, पर इतिहास नए युग की दस्तक सुन रहा था। आने वाली सुबह किसी एक राजा की नहीं, बल्कि एक साम्राज्य की थी। और इसी रात के बाद उदय होना था चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य एम्पायर के आने से पहले भारत के राजनीतिक मानचित्र में एक क्षेत्र धीरे धीरे केंद्र में आता जा रहा था, मगध। मगध आज के बिहार का हिस्सा है। यह कोई साधारण राज्य नहीं था। ये वो भूमि थी जहां शक्ति, संपत्ति और रणनीति तीनों एक जगह मिलते थे। मगध की शक्ति अचानक नहीं बढ़ी, इसके पीछे साफ और मजबूत कारण थे। गंगा के मैदानी क्षेत्र से जुड़ा होना कृषि को अत्यंत समृद्ध बनाता था। अनाज की कमी कभी नहीं हुई। गंगा, सोन और घाघरा जैसी नदियों ने व्यापार को तेज और सुगम बनाया। जहां चलते माल पहुंचता और कर की आमदनी लगातार बढ़ती। मगध के पास लौह संपदा भरपूर थी। इससे बेहतर हथियार और मजबूत सेना तैयार होती थी। 4. हाथियों की बड़ी संख्या। प्राचीन युद्धों में हाथी टैंक की तरह काम करते थे। मगध की सैन्य शक्ति इसलिए अत्यधिक प्रभावशाली थी। जब बाकी जनपद आपस में लड़ लड़कर कमजोर हो रहे थे, मगध लगातार अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था। कभी कूटनीति से, कभी विवाह संबंधों से
और कभी निर्णायक युद्धों से मगध एक एक करके पड़ोसी राज्यों को अपने अधीन करता चला गया। धीरे धीरे पूरा उत्तर भारत मगध की शक्ति को महसूस करने लगा। मगध की सत्ता पहले हरियाणा डायनेस्टी के पास थी, फिर शिशुंगा और अंत में आई नंदा डायनेस्टी। नंदा शासक शक्तिशाली थे, उनके पास धन की कमी नहीं थी, पर प्रजा के मन में विश्वास कम था। दूरी बढ़ चुकी थी, राजा और जनता के बीच दीवार खड़ी हो चुकी थी। नंदा शासन में सेना विशाल थी, खजाना भरा हुआ था, कर प्रणाली सख्त थी, पर जनता का मन दुखी था। राज्य बढ़ रहा था, पर लोगों में नाराजगी भी बढ़ रही थी। इसी असंतोष ने एक नया मौका जन्म दिया। मगध के पास ताकत थी, पर नेतृत्व में वो चमक नहीं थी जो पूरे भारत को एकजुट कर सके। इसी समय इतिहास अपने सबसे बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रहा था। नंदा रूल की कठोरता और जनता की बेचैनी धीरे धीरे एक नए शासक के लिए स्थान बना रही थी। वो शासक कौन था? एक युवा, महत्वाकांक्षी, दूरदर्शी और इतिहास का सबसे बड़ा एकीकृत साम्राज्य बनाने वाला। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यन एम्पायर के इतिहास की शुरुआत एक साधारण जन्म से होती है, पर वही जन्म आगे चलकर भारत का सबसे महान शासक बनाने वाला था। 340 ईसा पूर्व के आसपास मगध की भूमि पर एक बालक पैदा होता है, चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय कोई नहीं जानता था कि ये बालक आगे चलकर राजनीति, सैन्य शक्ति और एकता के अर्थ को बदल देगा। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त का जन्म राजघराने से जुड़ी एक शाखा में हुआ, पर परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनका पालन पोषण एक साधारण परिवार में हुआ, यानी खून राजवंश का था, पर परवरिश सामान्य थी। बचपन में ही उनमें तेज दृष्टि, तेज स्मृति और अद्भुत आत्मविश्वास दिखाई देता था। वे खेल में भी नेतृत्व करते थे, बच्चों के बीच निर्णय करवाते, समस्या सुलझाते और सभी को एक साथ लेकर चलते। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये बच्चा साधारण नहीं है, इसमें एक राजा की धड़कन है। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आवाज में विश्वास और आंखों में एक अनकही चमक, जैसे वो इस भूमि के लिए किसी बड़े उद्देश्य के साथ आया हो। जब दूसरे बच्चे शिकार खेलते थे, चंद्रगुप्त सेनाओं का खेल खेलते थे। वे नियम बनाते, भूमिकाएं बांटते और खेल के अंत में विजय की योजना समझाते। लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। उनमें बनावटी ताकत नहीं, स्वाभाविक नेतृत्व था। उनके शब्दों में खींच थी, जिसे कहते हैं लीडरशिप बाय नेचर, नॉट बाय फोर्स। चंद्रगुप्त की सोच उनकी उम्र से कहीं आगे थी। वे पूछते, राज्य कैसे चलते हैं? राजा जनता का ध्यान कैसे रखता है? युद्ध क्यों होते हैं? कर किस लिए लिया जाता है? उनके प्रश्न बड़ों के लिए भी सरल नहीं थे, पर वे उत्तर खोजते रहे। कभी कभी इतिहास खुद रास्ता बनाता है। चंद्रगुप्त की ऊर्जा, उनकी बुद्धि, उनके प्रश्न, उनकी चाह, इन सब के बीच समय धीरे धीरे एक और शक्ति को उनकी ओर खींच रहा था। वो शक्ति थी चाणक्य। एक दिन अचानक, जैसे नियति की लकीरें अपने आप मिल रही हों, चंद्रगुप्त और चाणक्य का मिलना तय था। एक युवा जो भविष्य बदल सकता था और एक गुरु जो उस भविष्य को पहचान सकता था। दोनों की मुलाकात सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि भारत की दिशा बदलने वाला क्षण थी। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आती है। मगध की धरती पर हर दिन की तरह एक साधारण सुबह थी, पर उस सुबह इतिहास अपनी दिशा बदलने वाला था। एक ओर थे चाणक्य, तीक्ष्ण बुद्धि, अद्भुत धैर्य, राजनीति और कूटनीति के सबसे बड़े ज्ञाता। दूसरी ओर था एक युवा, चंचल नहीं,
शांत, अस्थिर नहीं, परिपक्व। चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य उस समय नंदा शासन की कठोरता, जनता की पीड़ा और राजकीय भ्रष्टाचार देखकर हृदय से व्यथित थे। वे समझ चुके थे कि इस साम्राज्य को बचाने के लिए नया नेतृत्व चाहिए, ऐसा जो मजबूत भी हो और न्यायप्रिय भी। कहा जाता है कि पहली मुलाकात तक्षशिला में हुई। युवा चंद्रगुप्त बिना डरे, बिना झिझके गुरु चाणक्य के सामने खड़े थे। चाणक्य ने उन आंखों में देखा न कोई भ्रम, न भय, बल्कि सीधी, स्पष्ट दृष्टि। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? चंद्रगुप्त ने सरल स्वर में कहा, मैं चंद्रगुप्त हूं। मैं जन्म से सामान्य हूं, पर मन से नहीं। ये उत्तर छोटा था, पर चाणक्य समझ गए कि ये युवा सिर्फ बोलता नहीं, सोचता भी है। चाणक्य की दृष्टि रूप, नाम या वंश पर नहीं थी। वे चरित्र और क्षमता पर दृष्टि रखते थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वो किसी साधारण व्यक्ति की नहीं। तुम्हारे भीतर शासन करने, नेतृत्व देने, राष्ट्र को एक करने की शक्ति है। चंद्रगुप्त चुप रहे, पर उनकी आंखें कह रही थी, वे तैयार है। चाणक्य सिर्फ शिक्षक नहीं बने, वे मार्गदर्शक, रणनीतिकार और राजनीतिक गुरु बन गए। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया राज्य चलाना, जनता की रक्षा करना, न्याय के साथ शासन करना, युद्ध नहीं, रणनीति से विजय पाना। चंद्रगुप्त सीखते गए। उनका मन खाली पात्र नहीं था, बल्कि गहरा सागर था। चाणक्य ने राजनीति का हर पहलू, सत्ता का हर रूप, युद्ध की हर चाल धीरे धीरे, स्पष्ट और शांत तरीके से सिखाई। चाणक्य का पहला पाठ सरल था, पर गहरा। राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, राजा वो है जिस पर जनता भरोसा करती है। चंद्रगुप्त ने ये वाक्य मन में अंकित कर लिया। उन्हें समझ आ गया कि राज्य सिर्फ भूमि नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा, उनका सम्मान और उनका विश्वास है। उनकी मुलाकात केवल गुरु शिष्य का संबंध नहीं था, बल्कि एक साम्राज्य की नींव थी। दुनिया में अनेक मुलाकातें होती हैं, पर कुछ मुलाकातें इतिहास लिखती हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त का साथ इसी प्रकार का था। एक ज्ञान की शक्ति, दूसरा नेतृत्व की शक्ति। जब दोनों एक हुए तो भारत के बिखरे टुकड़े एक राष्ट्र बनने की ओर बढ़ने लगे। अब पहले से अधिक स्पष्ट था, नंदा शासन समाप्त होगा और एक नया साम्राज्य अवश्य जन्म लेगा। चाणक्य और चंद्रगुप्त की मुलाकात सिर्फ शुरुआत थी। अगला चरण था तैयारी, ऐसी तैयारी जो एक साधारण युवक को इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य निर्माता बनाएगी। चाणक्य जानते थे कि राज्य जीतना आसान नहीं, राज्य चलाना उससे भी कठिन है। इसलिए शिक्षा सिर्फ शस्त्रों की नहीं, शास्त्रों की भी थी। केवल युद्ध की नहीं, नीति की भी थी। चंद्रगुप्त को तक्षशिला लाया गया, ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र, शिक्षा की सर्वोच्च भूमि। यहां राजकुमार, राजकर्मी, विद्वान, दार्शनिक, सैनिक और व्यापारी सभी अपनी अपनी कला में श्रेष्ठ बनने आते थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यहीं पर प्रशिक्षित करना शुरू किया। सबसे पहले अनुशासन सिखाया गया। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, ध्यान, घुड़सवारी, हथियार चलाना, रणनीति समझना, धनुष, तलवार, भाला और हाथियों की सवारी, सब कुछ व्यवस्थित, संतुलित और बिना रुकावट के। चंद्रगुप्त का शरीर अब केवल युवा शरीर नहीं रहा, बल्कि एक सेनापति की देह बनने लगा। चाणक्य कहते थे, राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसका मस्तिष्क है। इसलिए मस्तिष्क का प्रशिक्षण सबसे पहले और सबसे गहरा था। चंद्रगुप्त ने सीखा
प्रजा की आवश्यकताएं समझना, शत्रु के मन को पढ़ना, संधि कब करनी है, युद्ध कब रोकना है और कब बिना शस्त्र केवल शब्दों से जीतना है। चाणक्य बताते थे, कभी तलवार भारी होती है, कभी शब्द। और चंद्रगुप्त ये संतुलन सीखते गए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जासूसी तंत्र भी सिखाया। कौन मित्र है, कौन शत्रु, कौन तटस्थ, सबका पता होना शासन की पहली शर्त थी। हर शहर, हर बाजार, हर दरबार, हर सराय में चाणक्य के लोग थे। सूचना का जाल इतना विस्तृत और सटीक कि कोई भी योजना अचानक नहीं होती, सब पहले से ज्ञात होता है। चाणक्य ने यह भी बताया कि शक्ति बिना न्याय के खतरनाक हो जाती है। वे कहते थे, राजा का कार्य भय देना नहीं, विश्वास देना है। चंद्रगुप्त समझ गए कि सिंहासन केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। नेतृत्व का अर्थ सिर्फ विजय नहीं, सुरक्षा और स्थिरता है। दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए और चंद्रगुप्त हर दिन और तेज, हर दिन और स्थिर, हर दिन और दूरदर्शी होते गए। चाणक्य जानते थे कि समय आ रहा है, वो समय जब नंदा शासन को हटाकर भारत को एक नए भविष्य की ओर ले जाना होगा। तैयारी पूरी हो चुकी थी। नेता तैयार था, रणनीतिकार तैयार था, सेना का मन तैयार था, जनता आशा में थी। अब सिर्फ एक कदम बाकी था, क्रांति का आरंभ। और वो समय बहुत निकट था। तैयारी पूरी थी। चंद्रगुप्त के हाथ में शस्त्र, मन में स्थिरता और पीछे चाणक्य की नीति का गहन बल था। अब समय था मगध के सबसे सशक्त शासक धनानंदा का सामना करने का। नंदा साम्राज्य धन, सेना और संसाधनों में विशाल था, परंतु शक्ति के पीछे अहंकार, कठोर कर व्यवस्था और जनता की पीड़ा छिपी थी। जनता शासन से डरती थी, सम्मान नहीं करती थी, और यही कमजोरी चाणक्य ने सबसे पहले पहचानी। युद्ध सीधे तलवार से नहीं शुरू हुआ। पहले चाणक्य ने जनता का मन जीता। किसानों को राहत, व्यापारियों को सुरक्षा, सैनिकों को सम्मान, जनजातियों को सहभागिता। धीरे धीरे लोगों ने नंदा शासन से नजरें हटाकर चंद्रगुप्त की ओर देखना शुरू किया। यह केवल युद्ध की तैयारी नहीं थी, विश्वास की स्थापना थी। मगध की सीमाओं पर नंदा सेना भारी संख्या में तैनात थी। हाथी, घोड़े, रथ, सब व्यवस्थित और सुविकसित। चंद्रगुप्त ने निर्णय लिया कि पहला हमला क्षीण और तेज होगा। दीवार नहीं तोड़ी जाएगी, पहले दरार डाली जाएगी। रात के अंधेरे में गुप्त मार्गों से चंद्रगुप्त की टुकड़ियां मगध की सरहद में प्रवेश करती है। सैनिकों के मन में भय नहीं, शांति और लक्ष्य था। धनानंदा की सेना संख्या में बड़ी थी, पर नेतृत्व में कमजोरी थी। चालें बदलती थी, पर लक्ष्य नहीं बदलता था। चंद्रगुप्त के सैनिक कम थे, पर प्रशिक्षित और प्रेरित थे। वे युद्ध हथियारों से नहीं, आस्था और नीति से लड़ रहे थे। चाणक्य की शिक्षा हर तलवार के पीछे थी, हर रणनीति के भीतर बह रही थी। युद्ध का पहला चरण समाप्त हुआ। नंदा सेना पीछे नहीं हटी, पर उसकी गति टूट गई। दूसरा चरण और भी निर्णायक था। चाणक्य ने गुप्तचरों के माध्यम से मगध की आंतरिक स्थितियों का पूरा लेखा जोखा चंद्रगुप्त को दिया। कौन कमजोर है, कौन असंतुष्ट, कौन अंदर से टूट चुका है, सब स्पष्ट था। अब युद्ध केवल मैदान में नहीं, मन के भीतर जीतना था। मगध की राजधानी पटलिपुत्र अटूट दीवारों और गहरी खंदक से घिरी थी। कई सेनाएं इसे जीतने में असफल रही थी। चंद्रगुप्त ने सीधा आक्रमण नहीं किया, उन्होंने घेराबंदी की। राजधानी को चारों ओर से बंद कर दिया। आपूर्ति रुक गई, अंदर से असंतोष बढ़ने लगा।
जनता अब नंदा शासन के खिलाफ खुलकर बोलने लगी और यही इतिहास का निर्णायक क्षण था। अंततः धनानंदा की शक्ति टूट गई, सेना बिखर गई, राजधानी मौन हो गई। चंद्रगुप्त पटलिपुत्र में प्रवेश करते हैं, घमंड के साथ नहीं, शांत और स्थिर कदमों से। चाणक्य उनके पीछे चलते हैं, जैसे धैर्य उनके साथ चल रहा हो। सिंहासन अब खाली था, पर महत्वाकांक्षा से नहीं, योग्यता से भरा जाने वाला था। चंद्रगुप्त को मगध का राजा घोषित किया गया। नंदा वंश का पतन सिर्फ एक परिवार की हार नहीं था, बल्कि एक समय की समाप्ति थी। और चंद्रगुप्त का सिंहासन पर बैठना सिर्फ एक राजा का उदय नहीं, एक साम्राज्य का जन्म था। मौर्य एम्पायर अब इतिहास के पन्नों में नहीं, वर्तमान में प्रकट हो चुका था। एक नया युग शुरू हुआ, शक्ति, नीति और स्थिरता का युग, जो आगे चलकर भारत को सबसे बड़े साम्राज्य में बदल देगा। पटलिपुत्र की हवाओं में लंबे संघर्ष के बाद पहली बार सुकून था। नंदा की कठोरता और दमन अब बीते समय की बात थी। राज्य जो लंबे समय से सिर्फ आदेश सुन रहा था, अब पहली बार उम्मीद सुन रहा था। और इसी वातावरण में मगध के सिंहासन पर बैठते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। सिंहासन कक्ष में शांति थी, कोई शोर नहीं, कोई सत्ता प्रदर्शन नहीं। चंद्रगुप्त ने चमकदार आभूषण नहीं पहने, न रेशमी वस्त्रों की सजावट की। वे सरल थे, पर मन में स्पष्टता और जिम्मेदारी थी। उनके सामने चाणक्य खड़े थे, गर्व से नहीं, पर एक गहरी संतुष्टि के साथ। चाणक्य ने उनके मस्तक पर तिलक लगाया और कहा, आज से तुम राजा नहीं, जनता की आशा हो। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाया। ये झुकाव कमजोर का नहीं, कर्तव्य का था। चंद्रगुप्त ने घोषणा की कि शासन का पहला उद्देश्य जनता की सुरक्षा और सम्मान होगा। नए आदेश जारी हुए, अनावश्यक कर समाप्त, किसान सुरक्षा सुनिश्चित, व्यापारी मार्ग सुगम, सैनिकों को उचित वेतन, न्याय का दरवाजा सबके लिए खुला। नए शासक के साथ नई सांस आई थी। लोग अब सिर्फ जी नहीं रहे थे, वे सुख से जी पा रहे थे। मगध की राजधानी पटलिपुत्र अब मौर्य एम्पायर का केंद्र बन चुकी थी। चौड़ी सड़कें, सुरक्षित द्वार, व्यापार मार्ग, सीमाओं की रक्षा, हर चीज को नए ढंग से व्यवस्थित किया गया। पटलिपुत्र केवल सत्ता का स्थल नहीं, व्यवस्था और प्रगति का चिन्ह बन गया। एक साम्राज्य की शुरुआत तलवार से नहीं, स्थिरता से होती है। चंद्रगुप्त ने सेना को सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, राज्य की शांति के लिए तैयार रखा। चाणक्य की नीति के अनुसार सीमा सुरक्षा, गुप्तचर व्यवस्था और प्रशासन तीनों को मजबूत किया गया। अब राज्य कागज के मानचित्र पर नहीं, वास्तविक शक्ति और व्यवस्था पर आधारित था। चाणक्य पीछे नहीं हटे, वो सिंहासन के पीछे विवेक की छाया की तरह उपस्थित रहे। चंद्रगुप्त जानते थे कि उनका राज्य तलवार से नहीं, चाणक्य की बुद्धि से और जनता के विश्वास से टिकेगा। जब पहला राजकीय निर्णय हस्ताक्षरित हुआ तो चाणक्य बोले, ये शुरुआत है, राज्य जीत लिया है, अब राष्ट्र बनाना है। और ये वाक्य चिन्ह बन गया, शासन का, व्यवस्था का और भविष्य का। नंदा शासन का अंत अंधकार की समाप्ति जैसा था। चंद्रगुप्त का राज्यारोहण प्रकाश की शुरुआत। अब भारत केवल क्षेत्रों का नाम नहीं था, बल्कि एकता की दिशा में अपने पहले कदम रख रहा था। शांत रात में पटलिपुत्र निःशब्द था, पर उस निःशब्दता में एक संदेश था। नया भारत जन्म ले चुका है और इस नए भारत के पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के राज्यारोहण के बाद मगध सिर्फ एक राजधानी नहीं रहा, बल्कि विस्तार का केंद्र बन गया। सिंहासन पर बैठने के साथ ही चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ने
स्पष्ट रूप से समझ लिया था। एक मजबूत साम्राज्य केवल सत्ता से नहीं, सीमाओं की सुरक्षा और विस्तार से बनाया जाता है। चंद्रगुप्त का लक्ष्य छोटा नहीं था। वे केवल मगध के राजा नहीं, समूचे भारत के शासक बनना चाहते थे। चाणक्य कहते थे, जब तक सीमाएं सुरक्षित नहीं, राज्य स्थिर नहीं। इसी सोच के साथ मौर्य सेना अब नए मार्गों पर बढ़ने लगी। भारत का उत्तर पश्चिम भाग लंबे समय से विदेशी प्रभाव में था। अलेक्जेंडर के बाद उसकी सेना के जनरल कई छोटे छोटे क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। ये क्षेत्र कमजोर थे पर व्यवस्थित थे। इन्हें जीतने के लिए केवल तलवार नहीं, चालाक रणनीति जरूरी थी। चंद्रगुप्त ने सीधा युद्ध नहीं चुना। पहले संधि, फिर वार्ता, फिर नियंत्रण। धीरे धीरे पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान के बड़े हिस्से मौर्य एम्पायर में शामिल हो गए। अब भारत की पश्चिमी सीमा पहली बार सुरक्षित थी। पूर्व की ओर नदियों और व्यापारिक मार्गों का नियंत्रण जरूरी था। यहां छोटे छोटे जनपद थे जो धनवान तो थे पर सैन्य रूप से मजबूत नहीं। चंद्रगुप्त ने यहां तेज और निर्णायक युद्ध किए। बिना लंबे संघर्ष के इन जनपदों को मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल कर लिया गया। पर यह विजय सिर्फ राज्य की नहीं थी, यह व्यापार की भी थी। पूर्वी मार्गों पर नियंत्रण से कृषि, व्यापार और समुद्री संपर्क तीनों में तीव्र वृद्धि हुई। पश्चिम में समुद्र तट और बंदरगाहों का नियंत्रण मौर्य साम्राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। अरब और ग्रीक व्यापारियों के मार्ग यहीं से गुजरते थे। इन मार्गों पर सुरक्षा और कर व्यवस्था स्थापित करके मौर्य एम्पायर ने आर्थिक शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। अब बाहरी व्यापार सिर्फ अनुमति से नहीं, नियम और संरक्षण के साथ चलता था। दक्षिण की ओर बढ़ना अलग चुनौती थी। यहां के राज्य स्वतंत्र और गर्वीले थे। चंद्रगुप्त ने यहां सीधे युद्ध नहीं किए। उन्होंने संधि, विवाह संबंध और शांति समझौतों के माध्यम से दक्षिणी क्षेत्रों को दोस्ताना मार्गों से जोड़ा। मौर्य एम्पायर की दक्षिण सीमा नर्मदा तक सुरक्षित हो गई। कुछ ही वर्षों में चंद्रगुप्त का भारत एक विशाल मानचित्र में फैल चुका था। उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अफगानिस्तान की सीमा, पूर्व में बंगाल, दक्षिण में नर्मदा। इतना बड़ा और संगठित साम्राज्य भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। युद्ध जीतना एक बात है, शांति बनाए रखना दूसरी। चंद्रगुप्त ने विजित प्रदेशों में समान प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था और कर प्रणाली लागू की। हर नए क्षेत्र में स्थानीय अधिकारी नियुक्त किए गए ताकि जनता को लगे कि शक्ति बदली है पर न्याय उनके पक्ष में है। यही नीति मौर्य एक्सपांशन को स्थिर बनाती है, न कि सिर्फ बढ़ाती है। मौर्य एम्पायर जितना विशाल था, उसकी राजधानी पटलिपुत्र उतनी ही प्रभावशाली। ये सिर्फ महलों और दरबारों का शहर नहीं था, बल्कि प्रशासन, व्यवस्थापन, व्यापार और संस्कृति का धड़कता हुआ केंद्र था। गंगा, सोन और घाघरा नदियों के संगम पर बसे इस नगर को प्रकृति ने सुरक्षा भी दी थी और समृद्धि भी। जब कोई पहली बार पटलिपुत्र में प्रवेश करता तो उसे तुरंत समझ आता, ये शहर साम्राज्य का दिल है। पटलिपुत्र की योजना सुव्यवस्थित और विस्तृत थी। चौड़ी सड़कों पर रथ और हाथी आसानी से गुजरते, बाजार तय स्थानों पर, अनाज भंडार शहर के केंद्र से नहीं बल्कि सीमा क्षेत्रों के पास, सैनिक चौकियां शहर के चारों दिशाओं में। चाणक्य की नीति में कहा गया था, राजधानी वो होनी चाहिए जहां व्यापार सहज हो और सुरक्षा अटूट। पटलिपुत्र इस नीति का पूर्ण उदाहरण था। शहर को लकड़ी और पत्थर दोनों से बनाया गया था, पर सुरक्षा दीवारें इतनी मजबूत थी कि बाहरी आक्रमण का भय न्यूनतम था।
राजधानी केवल एक सुंदर शहर नहीं, प्रशासन की आत्मा थी। यही बैठते थे साम्राज्य के मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, न्यायाधीश, सेनापति, गुप्तचर प्रमुख। हर निर्णय यहीं से निकलता और पूरे साम्राज्य तक पहुंचता। चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों समझते थे कि साम्राज्य तलवार से नहीं, व्यवस्था और नियंत्रण से टिकता है, और ये व्यवस्था पटलिपुत्र से चलती थी। राजधानी में सेना की उपस्थिति चौकस और नियमित थी। घुड़सवार इकाइयां, हाथी सेना, पैदल सैनिक, रथ सैनिक, सबका अभ्यास अलग अलग मैदानों में रोज होता था। राजधानी के द्वार दिन रात पहरे में रहते, अंदर आने जाने वालों का विवरण रखा जाता। ये सुरक्षा कठोर नहीं, संगठित और जरूरी थी। पटलिपुत्र सिर्फ राजनीतिक केंद्र नहीं, आर्थिक शक्ति का भी केंद्र था। गंगा के कारण पानी के रास्ते से व्यापार आसान था, माल की आवाजाही तेज और सुरक्षित, कर प्रणाली नियमित और स्पष्ट। सुबह बाजार खुलते, अनाज, धातु, वस्त्र, मसाले और दूर देशों से आई वस्तुएं बिकती। यहां व्यापारी सुरक्षित महसूस करते क्योंकि शासन न्यायपूर्ण था। कर लागू थे पर दमनकारी नहीं। पटलिपुत्र में जीवन केवल राजनीति के इर्द गिर्द नहीं घूमता था। यहां कला, शिक्षा, साहित्य और संगीत भी खिलते थे। साधु, सन्यासी, विद्वान, शिक्षक, विचारक सभी यहां मिलते, सीखते, सिखाते, ज्ञान को बांटते। शहर में यह भावना स्पष्ट थी, सत्ता सिर पर नहीं, जीवन संस्कृति में होनी चाहिए। पटलिपुत्र न तो सिर्फ राजधानी था और न ही सिर्फ एक शहर। यह वो स्थान था जहां शासन की हर धड़कन सुनाई देती थी, जहां रणनीति बनती, जहां न्याय दिया जाता, जहां जनता की चिंता सुनी जाती और जहां साम्राज्य की दिशा तय होती। ये वही स्थान था जहां से चंद्रगुप्त ने विजय नहीं, स्थिरता का संदेश दिया। पटलिपुत्र इतिहास की किताब में सिर्फ नाम नहीं, मौर्य एम्पायर की आत्मा है। मौर्य एम्पायर जितना विशाल था, उसकी प्रशासन व्यवस्था उतनी ही संगठित और गहरी। साम्राज्य केवल युद्ध जीतकर नहीं चलता, वो नियम, व्यवस्था और संतुलन से चलता है। और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण था। साम्राज्य के केंद्र में थे चंद्रगुप्त मौर्य। वे सिर्फ राजा नहीं थे, बल्कि मुख्य निर्णयकर्ता और न्यायपालक भी। हर बड़ी नीति उन्हीं की मुहर से लागू होती, हर नियुक्ति पर अंतिम निर्णय उन्हीं का होता। सेना, कर प्रणाली और व्यापार सब उनकी निगरानी में चलता। वे कठोर नहीं पर दृढ़ थे। उनकी बात कानून थी, पर वो कानून जनता के हित में था। राजा के पीछे खड़े थे चाणक्य, जो केवल सलाहकार नहीं, नीति के निर्माता थे। उन्होंने संपूर्ण प्रशासन के लिए स्पष्ट ढांचा तैयार किया। कौन किस क्षेत्र की देखभाल करेगा, कर कहां से आएगा, न्याय कैसे दिया जाएगा, सेना कैसे नियंत्रित होगी, जनता की शिकायत कैसे सुनी जाएगी। राजा शासन चलाता था, पर उसके पीछे चलती थी चाणक्य की दूरदर्शिता। साम्राज्य को छोटे हिस्सों में बांटा गया ताकि हर हिस्सा व्यवस्थित रहे। 4 बड़े प्रांतीय केंद्र थे। 1 पटलिपुत्र केंद्रीय राजधानी, 2 तक्षशिला उत्तर पश्चिम, 3 उज्जैन पश्चिम क्षेत्र, 4 सुवर्णगिरी दक्षिण क्षेत्र। हर प्रांत पर था एक गवर्नर जो सीधे राजा को रिपोर्ट करता था। कोई भी प्रांत स्वतंत्र नहीं, सभी केंद्र सरकार से जुड़े थे। न्याय व्यवस्था स्पष्ट और तेज थी। छोटे विवाद गांव स्तर पर सुलझाए जाते, बड़े मामलों का निर्णय प्रांतीय अधिकारी करते। मृत्युदंड या बहुत बड़ा दंड केवल राजा तय करता। भेदभाव रहित न्याय मौर्यन रूल की सबसे बड़ी पहचान थी।
चाणक्य का सिद्धांत स्पष्ट था। अधिकार न्याय से बड़ा नहीं, कर प्रणाली संतुलित थी, दमनकारी नहीं। कर के मुख्य स्रोत कृषि कर, व्यापार कर, पशुपालन कर, खनिज कर। किसानों पर अत्यधिक बोझ नहीं डाला गया, साथ ही उन्हें सुरक्षा दी गई ताकि वे भय नहीं, सम्मान के साथ खेती करें। राज्य को आमदनी मिलती और जनता को स्थिरता। मौर्य सेना विशाल थी, पर नियंत्रण भी उतना ही मजबूत। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी दस्ता, रथ सेना, हर सैनिक के लिए वेतन, प्रशिक्षण और अनुशासन निर्धारित था। सीमा सुरक्षा, विद्रोह नियंत्रण और साम्राज्य विस्तार, तीनों युद्ध कला पर नहीं, व्यवस्थित संगठन पर आधारित थे। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की असली शक्ति गुप्तचर तंत्र था। चाणक्य ने पूरे साम्राज्य में सूचना जाल फैलाया था। बाजार में व्यापारी रूप, गांव में साधु रूप, महलों में सेवक रूप, सीमाओं पर यात्री रूप। सूचना स्पष्ट, तेज और विश्वसनीय थी। यही कारण था कि कोई विद्रोह अचानक नहीं, पहले से ज्ञात होता। मौर्य शासन केवल विस्तार नहीं, जनता का कल्याण भी था। सिंचाई व्यवस्था, सड़क निर्माण, अस्पताल, पशु संरक्षण, अनाज भंडारण। सम्राट और सलाहकार दोनों जानते थे कि साम्राज्य की नींव जनता की शांति पर ही खड़ी होती है। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन इतिहास में एक आदर्श माना जाता है। मजबूत केंद्र, व्यवस्थित प्रांत, संतुलित कर, सख्त लेकिन न्यायपूर्ण सेना, सक्रिय गुप्तचर नेटवर्क और जनता केंद्रित शासन। यही कारण था कि मौर्य एम्पायर लंबे समय तक स्थिर रहा और उसकी छाया में भारत ने एक नया स्वर्ण युग देखा। मौर्य एम्पायर का विस्तार जितना बड़ा था, उसकी अर्थव्यवस्था भी उतनी ही मजबूत और संतुलित। राज्य की शक्ति केवल सेना या भूमि से नहीं, आर्थिक स्थिरता से मापी जाती है और मौर्यन इकोनॉमी इस स्थिरता का सर्वोत्तम उदाहरण थी। अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत नींव थी कृषि। गंगा के मैदान, उपजाऊ भूमि और सिंचाई व्यवस्थाओं ने किसानों को निरंतर उत्पादन की क्षमता दी। खेतों की जुताई, सिंचाई के कुशल साधन, बीज और फसल चक्र की जानकारी, ये सब राज्य के निर्देश और देखरेख में होती थी। राजा और प्रशासन दोनों समझते थे, किसान जितना सुरक्षित, साम्राज्य उतना संपन्न। राज्य ने नहरें, कुंड और जल भंडार बनवाए। नदियों के क्षेत्र को व्यवस्थित किया गया ताकि सूखा और बाढ़ दोनों को नियंत्रित किया जा सके। किसानों को बीज सहायता, खेती के उपकरण, बैलों और पशुओं की देखभाल जैसी सुविधाएं भी मिलती थी। ये केवल उत्पादन बढ़ाने की नीति नहीं, किसानों की सुरक्षा और सम्मान की व्यवस्था थी। कृषि के साथ पशुपालन था। मौर्य एम्पायर में गौपालन, अश्वपालन, हाथी संरक्षण, भेड़, बकरी पालन, इन सब की देखरेख के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए थे। हाथी तो सेना की शक्ति थे, इसलिए सरकार ने उनके लिए विशेष संरक्षण विभाग चलाया। कर प्रणाली का उद्देश्य जनता का शोषण नहीं था, बल्कि राज्य की आवश्यकता और जनता की क्षमता दोनों के बीच संतुलन बनाना था। मुख्य कर थे कर का प्रकार किस पर, भूमि कर फसल और कृषि उपज पर, व्यापार कर आयात निर्यात, बाजार बिक्री पर, पशु कर पशुधन पर, खनिज कर सोना, चांदी, लौह पर, वन कर लकड़ी और वन उपज पर, भूमि कर आमतौर पर उपज का 1/6 हिस्सा लिया जाता था। चाणक्य का सिद्धांत था, कर वही जो भार न बने। कर वसूली केंद्रित नहीं, स्थानीय प्रशासन द्वारा की जाती थी। न कोई सैनिक दबाव, न अनावश्यक जुर्माना। यदि फसल कम होती या प्राकृतिक आपदा आती तो कर माफ या कम कर दिया जाता।
इसलिए किसान कर को दंड नहीं, राज्य के साथ सहभागिता मानते थे। मौर्य एम्पायर में व्यापार स्थानीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय भी था। पश्चिम से यूनानी व्यापारी, मध्य एशिया से अश्व व्यापार, दक्षिण से मसाले और मोती, पूर्व से रेशमी वस्त्र, इनका आदान प्रदान संगठित बंदरगाहों और मार्गों से होता था। हर व्यापार मार्ग पर सुरक्षा सेना, कर चौकिया, मार्ग संकेत, सराय और जल स्थल, यानी व्यापारी यात्रा केवल सुरक्षित नहीं, सुविधाजनक भी थी। बाजारों को राज्य ने नियंत्रित नहीं किया, पर नियमित और सुरक्षित किया। वजन तौल व्यवस्था, मूल्य सूची, नकली व्यापार पर दंड, अनाज भंडार नियंत्रण, इन सब का उद्देश्य व्यापारी और ग्राहक दोनों की सुरक्षा था। मौर्य एम्पायर में मूल्य स्थिरता राज्य की जिम्मेदारी थी। कृषि, व्यापार, कर और प्रशासन, चारों के संतुलन ने मौर्य एम्पायर को आर्थिक रूप से इतना शक्तिशाली बनाया कि उसका प्रभाव न सिर्फ भारत में बल्कि पड़ोसी क्षेत्रों में भी सम्मानित था। कोई विद्रोह नहीं, कोई भूख नहीं, कोई कर विद्रोह नहीं। अर्थव्यवस्था मजबूत थी क्योंकि उसका केंद्र था जनता का कल्याण। राज्य संपन्न था पर जनता भी सुखी थी। यही कारण था कि मौर्य एम्पायर केवल बड़ा नहीं, दीर्घकालिक और स्थिर भी था। मौर्य एम्पायर की शक्ति केवल उसकी सीमाओं में नहीं बल्कि उन सीमाओं की सुरक्षा में थी। एक विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए एक विशाल लेकिन अनुशासित सेना आवश्यक थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों जानते थे कि शासन की स्थिरता युद्ध से नहीं, युद्ध की रोकथाम से उत्पन्न होती है। लेकिन जब युद्ध अपरिहार्य हो तो सेना ऐसी हो जो निर्णायक, संगठित और अजेय हो। मौर्य सेना 4 नहीं 5 मुख्य विभागों में बांटी गई थी। 1 पैदल सेना, इन्फैंट्री। 2 घुड़सवार सेना, कैवलरी। 3 रथ सेना, चैरियट फोर्सेस। 4 हाथी सेना, एलिफेंट कॉर्प्स। 5 सैन्य नौसेना, वाटर फोर्सेस, नदी मार्गों और क्रॉसिंग्स हेतु हर विभाग का अलग सेनापति होता था और सभी सेनाएं सीधे केंद्रीय नियंत्रण में रहती थी। मौर्यन आर्मी की सबसे बड़ी शक्ति था हाथियों का दस्ता। उस समय युद्ध में हाथी वही स्थान रखते थे जो आज टैंक रखते हैं। दुश्मन की पंक्तियां तोड़ना, घेराबंदी तोड़ना, भय और आतंक मनोवैज्ञानिक प्रभाव। हाथियों को सामान्य पशु की तरह नहीं, राजकीय संपदा की तरह पाला जाता था। उनके लिए विशेष प्रशिक्षक, चिकित्सा विभाग, आहार व्यवस्था, सब कुछ अलग से रखा गया था। घोड़ों की सेना तीव्र और निर्णायक थी। संदेश पहुंचाना, तेज हमला, पीछा करना, सीमाओं की निगरानी। मौर्यन कैवलरी के पास अश्व प्रशिक्षक होते थे जो घोड़ों को सिर्फ दौड़ना नहीं, युद्ध में संयम भी सिखाते थे। पैदल सेना मौर्यन आर्मी की रीढ़ थी। इन सैनिकों को लंबे समय तक युद्ध करने, घेराबंदी में टिके रहने और हर मौसम को सहने की क्षमता सिखाई जाती थी। इनके हथियार ढाल, तलवार, भाला, धनुष सब व्यवस्थित और समय पर उपलब्ध कराए जाते थे। चाणक्य के अनुसार युद्ध की विजय केवल शक्ति से नहीं, नीति से होती है। इसलिए मौर्य सेना किसी भी अभियान से पहले भूभाग की जानकारी, मौसम की स्थिति, दुश्मन की संख्या, रसद, सप्लाईज, वापसी मार्ग, सबकी पूर्व तैयारी करती। कोई युद्ध अचानक नहीं होता, हर कदम पहले से सोचा जाता। युद्ध से पहले मौर्य शासन का गुप्तचर तंत्र दुश्मन की जानकारी पूरी स्पष्टता से देता था। कहां कमजोरी है, कहां सैनिक कम है, कौन असंतुष्ट है, कौन रिश्वत में झुक सकता है। जब युद्ध शुरू होता
तो मौर्य पहले से मानसिक रूप से विजयी होते। मौर्य सेना निर्दयी नहीं थी, पर दृढ़ थी। चाणक्य ने नियम दिए, जनता पर अत्याचार नहीं, मंदिरों और शरण स्थलों को नुकसान नहीं, स्त्रियों और बच्चों की रक्षा, बंदियों को न्यायपूर्ण व्यवहार। युद्ध जीतना ही लक्ष्य नहीं, न्यायपूर्ण विजय महत्वपूर्ण थी। मौर्य एम्पायर की सेना केवल लड़ने के लिए नहीं, बल्कि शांति बनाए रखने के लिए भी थी। इसलिए साम्राज्य की सीमाएं सिर्फ बड़ी नहीं, सुरक्षित भी थी। किसी भी विदेशी ताकत के लिए भारत की ओर देखना भी कठिन था, क्योंकि उन्हें मालूम था यह साम्राज्य संगठित है, अचानक नहीं गिरता। चंद्रगुप्त की सेना केवल एक सैन्य बल नहीं, बल्कि अनुशासन, नीति और शक्ति का संतुलित रूप थी। मौर्य एम्पायर की शक्ति केवल उसकी सेना या राजस्व में नहीं, बल्कि उस अदृश्य आंख में थी जो सब पर नजर रखती थी। चाणक्य का गुप्तचर तंत्र ये कोई साधारण जासूसी व्यवस्था नहीं थी। ये एक पूर्ण सुनियोजित, प्रशिक्षित और सर्वव्यापी नेटवर्क था, जो साम्राज्य के हर कोने, हर मार्ग, हर शहर और हर दरबार में मौजूद था, पर दिखाई नहीं देता था। चाणक्य का मानना था, राज्य को चलाने वाला शक्ति नहीं, शक्ति को नियंत्रित करने वाला ज्ञान है। और यह ज्ञान तभी पूरा होता है जब शासक को सबका हाल पता हो। कौन वफादार है, कौन विद्रोह की सोच रहा है, कहां कर में धोखाधड़ी है, कहां बाहरी खतरा बढ़ रहा है, किस शहर में असंतोष पनप रहा है। राजा को सब पता होना चाहिए, बिना शोर, बिना डर, बिना प्रचार। गुप्तचर केवल राजधानी में नहीं, एम्पायर के प्रत्येक हिस्से में थे। बाजारों में व्यापारी के रूप में, मंदिरों में साधु के रूप में, सीमाओं पर यात्री के रूप में, राजकुमारों के बीच मित्र के रूप में, सेनाओं में सैनिक के रूप में, शाही महल में सेवक के रूप में। कोई नहीं जानता था कि कौन किसके लिए सूचना ले रहा है। यही इस नेटवर्क की सच्ची शक्ति थी, अदृश्यता। चाणक्य ने गुप्तचरों को 3 मुख्य प्रकारों में बांटा। 1. स्थानीय गुप्तचर, जो अपने ही शहर या राज्य की खबर देते। 2. बाहरी गुप्तचर, जो दूसरे राज्यों या सीमाओं से सूचना देते। 3. गुप्तदूत, सीक्रेट एजेंट्स, जो आवश्यकता पड़ने पर रूप बदलकर काम करते, बल्कि शत्रु के भीतर घुसकर संकेत भेजते। सूचना सीधी राजा तक नहीं आती थी, पहले वह चाणक्य तक जाती, जहां उसका विश्लेषण होता, छांटा जाता, सत्यापन किया जाता, फिर जो आवश्यक होता वही चंद्रगुप्त तक पहुंचाया जाता। चाणक्य जानते थे कि बिना सत्यापन की सूचना फूट और भ्रम पैदा कर सकती है, इसलिए सूचना तेज भी थी और साफ भी। मौर्यन इंटेलिजेंस सिस्टम सिर्फ विद्रोह पकड़ने के लिए नहीं था, बल्कि उसे रोकने के लिए था। अगर किसी क्षेत्र में असंतोष हो, तुरंत अनाज सहायता, कर में राहत, प्रशासनिक अधिकारी बदलना, विवाद समाधान, यानी समस्या बढ़ने नहीं दी जाती, उसे पहले ही शांत कर दिया जाता। यही कारण था कि इतने बड़े साम्राज्य में विद्रोह दुर्लभ थे, और यदि हुए भी वे लंबे समय तक नहीं टिके। चाणक्य ने स्पष्ट किया कि जासूसी का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, सुरक्षा बनाए रखना है। उनका नियम था, गुप्तचर न्याय के प्रहरी हैं, अत्याचार के साधन नहीं। उनकी जानकारी जनता के जीवन को सुरक्षित रखती, राज्य को स्थिर रखती और किसी भी बाहरी खतरे को पहले ही पहचान लेती। चाणक्य का यह गुप्त जाल साम्राज्य की दीवारें नहीं, उसकी नींव था। कोई युद्ध अचानक नहीं होता, कोई हमला अप्रत्याशित नहीं होता, कोई विद्रोह चुपचाप नहीं बढ़ता, कोई षड्यंत्र छुपा नहीं रहता। राज्य की आंखें खुली रहती, पर दिखाई नहीं देती। यही इस व्यवस्था की असली शक्ति थी। सुरक्षा बिना भय के। मौर्य एम्पायर जितना बाहरी रूप से शक्तिशाली था, उतना ही भीतर से जागरूक भी।
और ये जागरूकता चाणक्य के गुप्तचर तंत्र की देन थी। चंद्रगुप्त के सफल और स्थिर शासन के बाद मौर्य एम्पायर की अगली बागडोर उनके पुत्र बिंदुसारा के हाथों में आई। सम्राट चंद्रगुप्त ने संन्यास लेकर जैन भिक्षु के रूप में जीवन बिताने का निर्णय लिया और यहीं से राज्य का भार दूसरी पीढ़ी के शासक पर आ गया। बिंदुसारा इतिहास में कठोर किंतु संतुलित शासक के रूप में याद किए जाते हैं। उनका उद्देश्य विस्तार से ज्यादा स्थिरता और नियंत्रण था। बिंदुसारा ने सिंहासन उसी समय स्वीकार किया जब साम्राज्य विशाल हो चुका था। उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण हर दिशा में मौर्य शक्ति स्थापित थी। उनका पहला कार्य था इस शक्ति को बनाए रखना, नए युद्ध शुरू नहीं करना, नए संघर्ष बुलाना नहीं, बल्कि जो चंद्रगुप्त ने बनाया था उसे संतुलित रूप से आगे बढ़ाना। बिंदुसारा का शासन शांत था पर निष्क्रिय नहीं। वे निरंतर प्रांतों से रिपोर्ट लेते, अधिकारियों के कार्यों को जांचते और कर व्यवस्था को नियमित रखते। उनका प्रशासन चाणक्य की नीति से ही चला। हालांकि इस समय चाणक्य वृद्ध हो चुके थे, परंतु उनकी संरचना पूरे राज्य में अब भी प्रभावशाली थी। जहां चंद्रगुप्त का ध्यान पश्चिम और उत्तर पर था, वहीं बिंदुसारा ने दक्षिण की ओर विस्तार किया। उन्होंने नर्मदा नदी के पार के राज्यों से संधि और प्रभाव के माध्यम से नए प्रांत जोड़े। उनकी रणनीति युद्ध नहीं, राजनयिक संबंध थी। बिंदुसारा के शासन में विदेशों से भी संपर्क बढ़ा। यूनानी दूत डेमेट्रियस उनके दरबार में आया और दोनों के बीच व्यापार और संदेशों का आदान प्रदान बढ़ा। यानी मौर्य एम्पायर केवल भारत की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी केंद्र बन रहा था। बिंदुसारा ने अपने पिता के द्वारा स्थापित हर प्रशासनिक ढांचे को कायम रखा। कर प्रणाली पूर्ववत, सेना संगठित, व्यापार मार्ग सुरक्षित, गुप्तचर तंत्र सक्रिय, प्रांतों में स्थिर व्यवस्था। उनकी सोच थी जो बन चुका है उसे गिरने मत दो। यही कारण था कि उनके शासन में न कोई बड़ा विद्रोह हुआ और न कोई आंतरिक टूटन। बिंदुसारा महान शासक थे, पर उनका नाम इतिहास में उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ क्योंकि वे स्थिरता के प्रतीक थे, हलचल के नहीं। वे उस पुल की तरह थे जो दो महायुगों के बीच खड़ा रहा। पहले चंद्रगुप्त का निर्माण काल, बाद में अशोका का परिवर्तन काल। बिंदुसारा ने मध्य चरण संभाला बिना किसी बड़ी उथल पुथल के। बिंदुसारा के कई पुत्र थे, पर उनमें एक ऐसा था जो आगे चलकर सिर्फ मौर्य साम्राज्य का नहीं, पूरे संसार का नाम बदल देगा। वो था अशोका। बिंदुसारा ने अशोका की क्षमता पहचान ली थी, उन्हें प्रांतों की जिम्मेदारी दी, राजनीति का अनुभव कराया और नेतृत्व के लिए तैयार किया। ये वही अशोका था जो आगे चलकर इतिहास का सबसे दयालु सम्राट बनेगा। लेकिन उनकी यात्रा यहीं से शुरू हुई। बिंदुसारा स्वयं राजसत्ता के शिखर पर थे, पर उन्होंने अपने पुत्र को उसी ऊंचाई पर खड़ा करने के लिए पूरा मार्ग भी तैयार किया। उनका शासन भले ही प्रसिद्ध न हो, पर वो अत्यंत निर्णायक था, क्योंकि यही काल अशोका के उदय की पृष्ठभूमि था। बिंदुसारा के शासन में एक ऐसा युवा राजकुमार उभर रहा था जो आगे चलकर इतिहास का सबसे परिवर्तनकारी सम्राट बनेगा, अशोका। लेकिन आज हम जिस अशोका को शांति, धर्म और करुणा के प्रतीक के रूप में जानते हैं, उनकी शुरुआत वैसी नहीं थी। आरंभ में वे तेज, कठोर, युद्ध कुशल और शक्ति को सीधे रूप में समझने वाले राजकुमार थे। अशोका जन्म से ही अलग थे। उनकी आंखों में सामान्य कोमलता नहीं, बल्कि अग्नि थी। शक्ति, निर्णय और नियंत्रण, ये तीन शब्द उनके स्वभाव की नींव थे।
वे युद्ध कला में इतने निपुण थे कि बहुत कम उम्र में ही उन्हें प्रांतों की जिम्मेदारी दे दी गई, जहां बाकी राजकुमार दरबार और शिक्षा में व्यस्त थे। अशोका मैदान में थे, सेना के साथ, घोड़ों के बीच और रणनीति के बीच। बिंदुसारा ने जब देखा कि अशोका केवल तेज नहीं बल्कि निर्णायक है, तो उन्हें उज्जैन जैसे महत्वपूर्ण प्रांत का शासक बना दिया। अशोका ने आते ही व्यवस्था सुधार दी, विद्रोह शांत, व्यापार मार्ग सुरक्षित, सेना अनुशासित। राज्य ने अशोका की कठोरता देखी, पर साथ ही उनकी दक्षता भी। जहां निर्णय लेना अन्य राजकुमारों के लिए कठिन था, अशोका के लिए स्पष्ट था। अशोका की प्रतिभा देखकर दरबार में दो प्रकार की धारणाएं बनने लगी। एक, कुछ मंत्री उन्हें भविष्य का राजा मानने लगे। दो, कुछ उनसे भयभीत होने लगे, क्योंकि अशोका केवल लोकप्रिय नहीं बल्कि प्रभावशाली भी थे। उनकी मौजूदगी दरबार की हर चर्चा को बदल दिया। बिंदुसारा ने अपने कई पुत्रों को साम्राज्य की जिम्मेदारियां दी, परंतु अशोका की क्षमता सभी से अलग थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से नियंत्रण और उत्तराधिकार की छाया दरबार पर आने लगी। कुछ लोग चाहते थे कि अशोका शासन संभाले, कुछ चाहते थे कि वे दूर रहें। यह स्थिति राजनीतिक थी, पर अशोका इसके बीच भी युद्ध और प्रशासन में व्यस्त रहे। बिंदुसारा समझ चुके थे कि भविष्य में साम्राज्य सिर्फ किसी राजकुमार के हाथ में नहीं, एक नेता के हाथ में जाना चाहिए, और वह नेता अशोका के रूप में दिख रहा था। उन्होंने अशोका को सैन्य विस्तार, प्रशासन, कर व्यवस्था, गुप्तचर प्रणाली, सबकी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी दी। अशोका हर परीक्षा में खरे उतरे। अशोका जब मैदान में उतरते तो सेना में उत्साह बढ़ता। सैनिक जानते थे कि ये राजकुमार केवल आदेश नहीं देता, साथ चलता है। उनकी आवाज में प्रभाव था, उनके निर्णयों में गति थी। वो राजकुमार नहीं, सिंह जैसा नेता था। अशोका का इस समय का व्यक्तित्व तेज, शक्तिशाली और अजेय था, पर यही व्यक्तित्व आगे चलकर सबसे बड़ा परिवर्तन करेगा। यही अग्नि आगे चलकर करुणा बनेगी। यही कठोरता धर्म और दया में बदलेगी। अभी वे एक योद्धा थे, पर भविष्य में विश्व इतिहास का मार्ग बदलने वाले सम्राट बनने वाले थे। अशोका का उदय सिर्फ एक राजकुमार का बढ़ना नहीं, एक युग का आगमन था। अशोका एक साधारण राजकुमार नहीं थे। जहां अन्य राजकुमार शिष्टाचार, कला और दरबारी व्यवहार सीख रहे थे, अशोका की शिक्षा में हो रही थी युद्ध, रणनीति और शासन के बीच। उनकी युवावस्था में दो गुण सबसे अधिक स्पष्ट थे: निर्णय की तीव्रता, कार्रवाई की क्षमता। अशोका सोचते कम और करते ज्यादा थे, पर उनके हर निर्णय के पीछे स्पष्ट नीति होती थी। बिंदुसारा ने अशोका को राज्य के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रांतों की जिम्मेदारी दी। उज्जैन, तक्षशिला, ये वे स्थान थे जहां विद्रोह, व्यापारिक टकराव और बाहरी तनाव सदैव बने रहते थे। अशोका ने कोई भय नहीं दिखाया। वे दरबार से निकलकर सीधे जनता और सैनिकों के बीच पहुंचे। उन्होंने देखा कहां प्रशासन कमजोर है, कहां अधिकारी भ्रष्ट है, कहां सेना असंगठित है, और तुरंत सुधार शुरू किए। तक्षशिला में विदेशी प्रभाव और स्थानीय असंतोष दोनों थे। राज्य को स्थिर रखना कठिन था, पर अशोका ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने सेना को अनुशासित किया, व्यापारियों को सुरक्षा दी और स्थानीय नेताओं को साथ लेकर शासन को संतुलित किया। चंद महीनों में वो क्षेत्र शांत होने लगा। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि सख्त निर्णय जनता के हित में भी हो सकते हैं। अशोका जहां भी जाते, सैनिक और नागरिक दोनों उनका सम्मान करते। वे राजकुमार थे,
पर राजकुमार की दूरी नहीं रखते थे। वे बाजारों में चलते, लोगों से बात करते, सैनिक प्रशिक्षण स्वयं देखते और अधिकारियों को सीधे जवाबदेह बनाते। इससे जनता को लगा, ये राजकुमार सिर्फ शासन नहीं करेगा, हमारा शासन करेगा। दरबार में अशोका की उपस्थिति निर्णायक थी। वे चुप रहते, पर जो बोलते वो ध्यान देने योग्य होता। उनकी राय विवाद नहीं, स्पष्टता लाती। यही कारण था कि मंत्री उनमें अगला शासक देखते और कुछ उसी कारण उनसे भयभीत भी रहते। अशोका ने केवल आंतरिक शासन नहीं, विदेश संबंधों की समझ भी विकसित की। विदेशी दूतों, व्यापारियों और दार्शनिकों से मुलाकातें उनकी सोच को विस्तृत कर रही थी। वे जानते थे कि एक साम्राज्य की शक्ति केवल तलवार से नहीं, कूटनीति से भी मापी जाती है। अशोका का युवावस्था काल आराम का समय नहीं, निर्माण का समय था। जितनी चुनौतियां मिली, जितनी जिम्मेदारियां मिली, जितनी लड़ाइयां मिली, सभी ने अशोका को सिर्फ योद्धा नहीं, नेता बनाया। आज के अशोका में आने वाले सम्राट की झलक स्पष्ट दिखने लगी थी। वे महल में जन्मे थे, लेकिन उनका नेतृत्व जनता और रणभूमि में बना। ये वही अशोका था जो आगे चलकर शक्ति की भाषा बदलेगा। अहंकार से नहीं, धर्म और करुणा से राजकुमार से सम्राट की यात्रा अब तेजी से आकार ले रही थी। मौर्य एम्पायर केवल शक्ति का प्रतीक नहीं था, यह बुद्धि, नीति, न्याय और करुणा का संगम था। चंद्रगुप्त ने साम्राज्य बनाया, चाणक्य ने उसे मार्ग दिया, बिंदुसारा ने उसे स्थिर किया और अशोका ने उसे आत्मा दी। यही वो समय था जब युद्ध सिर्फ विजय के लिए नहीं और शासन सिर्फ कर के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था और शांति के लिए था। मौर्य काल ने भारत को व्यवस्थित प्रशासन, स्थिर अर्थव्यवस्था, ताकतवर सेना और सर्वव्यापक गुप्तचर नेटवर्क दिया। यही वो युग है जिसने मिलने वाले प्रदेशों को राष्ट्र होने का अर्थ सिखाया। आज जब हम पीछे देखते हैं तो सिर्फ महल, सैनिक और राजाओं की छवियां नहीं, बल्कि वो विचार दिखता है जिसने भारत को एक सूत्र में बांधने का साहस दिया। मौर्य एम्पायर समाप्त हुआ, पर उसका प्रभाव नहीं। वो आज भी व्यवस्था में, न्याय में, इतिहास में और भारत की हर संरचना में विद्यमान है। ये सिर्फ साम्राज्य नहीं, भारत के निर्माण की पहली धड़कन थी।